हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर नूरजहां, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और मैं जो आपको पेपर पढ़ा रही हूँ वो एमए फाइनल ईयर में अंतर्राष्ट्रीय कानून जो पेपर है उस विषय पर बात करें। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है राज्यों का क्षेत्राधिकार। इससे पूर्व की कक्षा में आपको विदित है कि मैं क्षेत्राधिकार के बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिन पर हम बात कर चुके हैं, और स्पेशली हम इसमें व्यक्तियों का क्षेत्राधिकार और विदेशियों का क्षेत्राधिकार इस विषय में बात कर चुके हैं। अब जो मुद्दे छूटते हैं वो है सेना से संबंधित, राजनयिकों के संबंधित, जहाज़ों से संबंधित, बंदरगाहों से संबंधित। इससे संबंधित जो मुद्दे छूट गए हैं हमारे, उन मुद्दों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा के अंतर्गत आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि मेरा जो पहला बिंदु आज का है वो है विदेशों में स्थित सशस्त्र सेनाओं पर क्षेत्राधिकार। विदेशों में स्थित सशस्त्र सेनाओं के संबंध में सामान्यतः ये बात रखी जाती है कि जब एक सेना अपने ही देश में स्थापित ना करके उसे बाहर दूसरे देश में स्थापित किया जाता है, दूसरे देश में भेजा जाता है, तो दूसरा देश जो इन सेनाओं का स्वागत करने वाला राज्य होता है वो उसके क्षेत्राधिकार से अलग नहीं होती है, वो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होती है। अब हम उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होती हैं। ऐसे में अगर सेना के किसी सैनिक से, सेनापति से अगर कोई वहां अपराध हो जाए तो ऐसे में उस पर मामला दायर करने का, उस पर कानूनी कार्यवाही करने का जो अधिकार है वो किसका होगा। इसके अंतर्गत ये बात आती है कि देखिए कि सेना विदेश में स्थित है, स्वागतकर्ता राज्य के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में वो आता है, लेकिन यहाँ अब उन सैनिकों पर जो वाद दायर किया जाएगा, जो उस पर कार्यवाही होगी, वो कार्यवाही स्थानीय न्यायालयों में न होकर सैनिक न्यायालयों में होता है। ये सैनिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। अर्थात सैनिकों द्वारा अगर कोई अपराध होता है तो उस अपराध की सुनवाई सैनिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, स्थानीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। ठीक, इसमें इसी के में हम अगला जो पॉइंट है, अगली कड़ी है जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो है विदेशी राज्य एवं उनके अध्यक्ष तथा राजनयिकों पर क्षेत्राधिकार। इस संबंध में हम बात करें तो देखिए ऐसा है कि इस संबंध में सामान्यतः ये बात आती है कि कोई भी राज्य अपने न्यायालय के माध्यम से दूसरे संप्रभु के व्यक्ति या राजदूत या सार्वजनिक संपत्ति पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। अतः ये बात यहाँ स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी राज्य अपने न्यायालय के माध्यम से दूसरे संप्रभु राज्य के व्यक्ति, राजदूत अथवा सार्वजनिक संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं रखता। लेकिन साथ ही साथ दूसरे देश के व्यक्ति, राजनयिक, दूसरे व्यक्ति के अध्यक्ष, राजनयिकों का भी यह दायित्व बनता है कि वह उनके स्थानीय और प्रादेशिक कानूनों की अवहेलना न करे। ये अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के अंतर्गत उन्हें ऐसा करना चाहिए। अर्थात ये बात यहाँ स्पष्ट है कि अध्यक्ष और राजनयिक के जो क्षेत्राधिकार हैं वो संबंधित देश से रहेंगे। अब इसी में
हम एक बात और आगे जो आपको नज़र आ रही है, तीसरी लाइन में नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, वो ये है कि विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधि, विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधि के संबंध में ये है कि सभी राज्य अपने क्षेत्राधिकार से विदेशी राजदूतों को पूर्णतः उन्मुक्तियां प्रदान करते हैं। उसे यानी विदेशी राजदूत को देश के दीवानी और फौजदारी मामलों से अलग रखा जाता है। उसे पुलिस के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। उसे कानूनी गवाह बनाकर आप न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस देश का वो प्रतिनिधि है, राजनयिक है, उस पर वो जिस देश का वो राजनयिक है वो उसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। हाँ, ये बात निश्चित है, ये बात सही है कि जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि भी अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का पालन करे। एक बात इसमें निश्चित रूप से आ सकती है कि अगर ऐसे में राजनयिक प्रतिनिधि से कोई अपराध हो जाए तो क्या होगा? राजनयिक प्रतिनिधि से अगर अपराध हो जाए तो जिस देश में अपराध हुआ है उस देश का न्यायालय उस पर कार्यवाही नहीं कर सकता। एक ही कार्यवाही हो सकती है कि उसे वहां से निष्कासित कर दिया जाए। अतः विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधियों के क्या क्षेत्राधिकार हैं, ये बात मैंने आपको स्पष्ट की। इसी बात का चौथा क्रम आता है कि जहाजों पर क्षेत्राधिकार, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक बहुत बड़ा विवादित परिस्थितियां रही हैं। और इस संबंध में एक शब्द बार बार आएगा जिसको मैं आपको यहाँ अभी क्लियर कर देती हूँ ताकि आगामी बिंदुओं पर हमें दोबारा उसे रिपीट करने की, बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े। जहाजों पर क्षेत्राधिकार के संबंध में ऐसा है कि जब हम इस बात से परिचित हैं कि विश्व का मानचित्र जब हम देखते हैं तो बहुत सारा भाग पानी का है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें बहुत व्यापार भी होता है। व्यापार के साथ साथ सैनिक जहाज भी होते हैं, सैनिक कार्यवाहियां भी इसके माध्यम से होती हैं। और जो तटवर्ती देश हैं उन सब देशों में बंदरगाह आदि स्थापित हैं। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है समझ लेनी कि जो समुद्र एरिया है वहाँ क्या होते हैं, समुद्र एरिया में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक प्रादेशिक समुद्र, एक महासमुद्र। प्रादेशिक समुद्र से तात्पर्य है कि जो तटवर्ती देश है उस तटवर्ती देश से 4 मील की जो चौड़ाई है वो 4 मील की चौड़ाई उसका प्रादेशिक समुद्र कहलाएगा, जिस पर उसका पूरा अधिकार माना जाता है। और उसके बाद का जो क्षेत्र है वो महासमुद्र माना जाता है। अब मैं आगे बिंदुओं पर आपको बताऊंगी कि किस तरह से प्रादेशिक समुद्र में के क्षेत्राधिकार हैं और किस तरह से के महासमुद्र के क्षेत्राधिकार हैं। अब जहाजों के क्षेत्राधिकार को लेकर एक बात मैं आपको बताऊं कि एक जहाज जब समुद्र में चल रहा होता है तो उस पर जिस देश का झंडा लगा रहता है वो उस देश का तैरता हुआ टापू माना जाता है। इट मीन्स जिस देश का जहाज है या जिस देश का झंडा एक जहाज पर लगा हुआ है उस जहाज के पूरे क्षेत्राधिकार उस देश के होंगे जिस देश का फ्लैग उस जहाज पर लगा हुआ है। अब इन जहाजों के क्षेत्राधिकार को लेकर देखिए, आप देख रहे हैं कि हमने 4 बिंदु A, B, C और D 4 बिंदु अलग अलग विभक्त किए हैं। इसमें जो हमारा A बिंदु है
देखेंगे आप, ए बिंदु ये बताता है कि विदेशी व्यापारिक जहाजों पर क्षेत्राधिकार, विदेशी व्यापारिक जहाजों का जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि 18वीं शताब्दी से ही क्षेत्राधिकार के संबंध में एक अभिसमय विकसित हुआ, जिसमें ये माना गया कि जिस देश का झंडा जहाज पर लगा हुआ है वो उसका तैरता हुआ टापू माना जाता है। ऐसे में अगर उस जहाज में सवार लोगों से कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए, तो उस पर कार्यवाही करने का पूरी तरह से अधिकार उस देश का होगा जिसका फ्लैग उस पर लगा हुआ है। अतः ये बात यहाँ स्पष्ट है कि विदेशी व्यापारिक जहाजों पर झंडे के आधार पर क्षेत्राधिकार निर्धारित होता है। इस निर्धारित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो विदेशी जहाज क्या कर सकता है, दूसरी जगह जाकर निर्दोष गमन करने का अधिकार। इसी फर्स्ट पॉइंट का निर्दोष गमन का अधिकार जो है, निर्दोष गमन से यहाँ तात्पर्य है कि एक विदेशी जहाज जब तटवर्ती राज्य के प्रादेशिक समूह में प्रवेश करता है तो उसे निर्दोष गमन का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे में राज्य को ये चाहिए कि ऐसे में उस जहाज को भी ये चाहिए कि वो उस राज्य के स्थानीय नियमों की पालना करे, स्थानीय नियमों की अवहेलना ना करे। जैसे अगर मछली पकड़ने से उसका प्रादेशिक समुद्र है और अगर वहाँ मछली पकड़ने से संबंधित उसका अधिकार है तो उस अधिकार की उल्लंघना न करे, उसे ऐसा प्रयास करना चाहिए। अगर ये जहाज उसकी उल्लंघना करता है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात पर प्रश्न चिन्ह आ जाता है। अतः ऐसे में उसे जो निर्दोष गमन करने का अधिकार, आने जाने का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को अस्थायी रूप से रोक लगाई जा सकती है। ये निर्दोष गमन का फर्स्ट पॉइंट। इसमें आप दूसरा पॉइंट देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वह है फौजदारी अधिकार। फौजदारी अधिकार के अंतर्गत जब एक विदेशी जहाज प्रादेशिक समुद्र से होकर गुजरता है तो तटवर्ती राज्य का फौजदारी क्षेत्राधिकार उस पर लागू नहीं होता है। अर्थात ऐसे में राज्य को भी ये चाहिए कि उस जहाज को भी ये चाहिए कि वो उसके स्थानीय नियमों की अवहेलना न करे, उसके प्रादेशिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहयोग करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके व्यापार को अवैध भी माना जा सकता है। इसमें तीसरी बात जो आती है, बंदरगाह में जहाज। जब एक बंदरगाह में जहाज, यानी पहला पॉइंट तो हो गया आने जाने का, दूसरा हो गया फौजदारी अधिकार क्या उसको प्राप्त है, और तीसरी बात आ जाती है कि अगर कोई जहाज बंदरगाह पर खड़ा है, बंदरगाह में आ गया, तो उसके क्या राइट्स होंगे, उसके क्या अधिकार होंगे, वो किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ ये बात आती है कि बंदरगाह पर उस राज्य को बंदरगाहों पर उस राज्य की पूर्ण प्रभुसत्ता होती है जिसके प्रदेश में वो बंदरगाह स्थित है। अर्थात बंदरगाह में अगर आप चले गए हैं तो उस राज्य विशेष के क्षेत्राधिकार में आप आ गए हैं। ऐसे में और आपने जो शरण ली है, वहाँ आपका जहाज खराब हो गया है, कोई परिस्थिति आ गई है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत आपने जहाज जो है वहाँ बंदरगाह पर ले गए हैं। ऐसे में जो विदेशी जो जहाज है, उस जहाज के अंदर की जो व्यवस्था है, उस जहाज में जो कार्य कर, उस जहाज में जो व्यक्ति सवार हैं, उनको ये चाहिए
कि वहाँ की कानून और व्यवस्था बनाए रखें और उनके नियमों का पालन करें। अगर किसी व्यापारिक जहाज जो बंदरगाह पर खड़ा है उससे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसके विरुद्ध मुकदमा करने का अधिकार बन जाता है। अतः उसे इस तरह की परिस्थितियों से बचना चाहिए, क्योंकि जिस देश का बंदरगाह है वो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। अतः ये बात स्पष्ट हो गई है कि इन बिंदुओं के माध्यम से कि निर्दोष आवागमन का अधिकार उसे है, लेकिन स्थानीय प्रभुसत्ता का वो आदर करेगा। फौजदारी अधिकार क्षेत्र से वो विदेशी व्यापारिक जहाज अलग दूर होता है, लेकिन उसे प्रयास करना चाहिए कि वो स्थानीय स्तर की किसी नियम के साथ छेड़छाड़ न करे। और अगर बंदरगाह में उसने शरण ली है तो उस शरण के दौरान उसे उस देश की बंदरगाह जिसमें उसने शरण ली है वहाँ के नियमों का पालन करना उसका करना होगा, क्योंकि उस पर उस देश विशेष का क्षेत्राधिकार है, अधिकार हो जाता है। अब आप स्क्रीन पर यहाँ एक बी पॉइंट भी देख रहे होंगे। इस बी पॉइंट को मैं आगामी क्लास में आपको बताऊंगी, जिसमें ये बताऊंगी कि विदेशी सरकारी जहाज़ों का क्षेत्राधिकार क्या है। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी। धन्यवाद।